नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। तो चलिए आज साइंस का मॉडल सेट नंबर 4 है और इसी को देखते हैं। और रही बात यह पीडीएफ की, तो पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर ज्वाइन करके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि पीसीएस फाउंडेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है? और कोई भी चैनल आप नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? चलिए। चलिए तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने रहा कि निम्नलिखित में से कौन-सा सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा है, नहीं है? नहीं है। तो नॉट जहाज के चाल की माप है। जो नॉट होता है, क्या वो जहाज की चाल की माप होता है? बिल्कुल सही है कि नॉट जो है वो जहाज के जो चाल है उसकी माप करते हैं। इस तरह हम बात करें नॉटिकल मील की, तो नॉटिकल मील अगर हम बात करें तो नॉटिकल मील जो होता है ना, नौ संचालकों में प्रयुक्त दूरी की इकाई होता है। नॉटिकल जो मील होता है, नौ संचालकों में प्रयुक्त दूरी की इकाई होता है। ये भी सही है। एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम क्या होता है? प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई को क्या क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, उसको मापने वाला होता है। प्रकाश वर्ष प्रकाश वर्ष अगर हम बात करें तो समय मापन की इकाई नहीं है। प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी मापने की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी मापने की इकाई है। तो ये हमारा सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये दूरी मापने की इकाई है। चलिए अगला देखिए कि प्रकाश वर्ष समय की नहीं अपितु दूरी की मापन की इकाई है। अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। प्रश्नगत अन्य युग्म सुमेलित है, मतलब बाकी सब सुमेलित है। तो जो प्रकाश वर्ष है ना, एक वर्ष में दूरी तय करते हैं, उसको प्रकाश वर्ष बोलते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। पेंडुलम जो होता है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। जो पेंडुलम घड़ी होता है वो तीव्र गति से चल सकती है। कब? तो ये जो है ना, ये चल सकती है शीतकाल में। कब चल सकती है? शीतकाल में। ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पे पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है क्योंकि इसका आवर्त जो होता है, आवर्त पथ तथा आवर्त काल घट जाता है, जबकि ग्रीष्म काल में इसका आवर्त पथ तथा आवर्त काल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? पेंडुलम घड़ी ग्रीष्म काल में धीरे चलती है और वह सुस्त हो जाती है। कैसे हो जाती है? सुस्त हो जाती है। ठीक है, चलिए। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे कि हमारा एक गिलास है, ठीक है, इस पर हमारा एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। तो अगर ये पिघलेगा तो क्या पानी का स्तर बढ़ेगा, घटेगा, या कि उतना ही रहेगा, कि पहले बढ़ेगा फिर कम होगा? बताइए। तो ये जो है ना, वो इतना ही रहेगा जितना। अगर पिघलेगा तो भाई साहब अपना ये तो लेके पिघला है ना, तो ये भरते जाएगा, तो उतना ही पानी इसमें रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा, बढ़ेगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्किमिडीज के अनुसार अब वस्तु अपने भार के बराबर ही द्रव में स्थान घेरती है। जैसे हम आपको बोले ना कि अगर इस किसी का भार है तो किसी ने यहाँ पर तो स्थान घेरी होगी ना, तो उसी को यह आर्किमिडीज जी ने बताया था। अतः आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलिए। वायुमंडल में प्रकाश विसरण, जिसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन ऑफ लाइट का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? उसका कारण है धूल कण। क्या कारण है? धूल कण जो है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। ठीक है, चलिए। सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है। जब वह वायुमंडल से होकर गुजरता है तो मार्ग में आने वाली हवा के अणुओं तथा धूल एवं अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों द्वारा इसका क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है। जैसे धूल से प्रकीर्णन आपको लगता नहीं है, लेकिन इसका इसका भी से प्रकीर्णन हो सकता है ना, धूल से भी। सोचिए, इसका भी प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है, चलिए। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती। जैसे तेज हवा जो होता है ना, तेज हवा चल रहा है रात्रि, उसमें ओस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है भाई? क्योंकि उसमें क्या होता है, क्या पता है? उसमें वाष्पीकरण की जो दर है ना, वो तेज हो जाती है। क्या हो जाती है? उसमें वाष्पीकरण की जो दर है
वो तेज हो जाती है। इसीलिए क्या होता है, तेज हवा चलता है तो ओस नहीं बनती है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि तेज हवा के कारण वाष्पन की जो दर है वो तेज हो जाती है। इसीलिए ओस के कण वाष्पित हो जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, ओस के कण जो है वो वाष्पित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, कॉस्मिक किरण है। कॉस्मिक किरण आपको बताना है क्या है, आवेशित कण है, अनावेशित कण है, या आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती है, या इसमें कोई नहीं। तो कॉस्मिक किरण जो है एक प्रकार का आवेशित कण है। कैसा कण है, कॉस्मिक किरण जो होता है ना, एक प्रकार का आवेशित कण है। ऐसा क्यों, देखिए यहाँ पे, कॉस्मिक किरणें विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। भाग नहीं है किसका, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण है। ये क्या है, ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण है जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करती है। कॉस्मिक किरण जो है ना, प्रकाश की गति से मतलब यह गमन करती है। प्रकाश की गति कितना है, 343 मीटर पर किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला, चलिए। ये शायद 343 में कितना है, याद नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए। मनुष्य के लिए शरीर की यह सह सीमा जिसको टोलरेबल लिमिट करीब होती है। मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा, टोलरेबल जो होता है करीब कितना होता है, शोर सीमा की हम बात करें तो बताइए। तो शोर सीमा तक कितना होता है, जैसे कि सामान्य अगर बातचीत करें ना तो 45-50 में हम लोग नॉर्मल बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर जहाँ 85-95 हो गया तो मान लीजिए डीजे बज रहा है। ठीक है, कितना 85 या 95 तक जितना हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि शोर सीमा है। ठीक है, चलिए देखिए इस बारे में कि साधारण बातचीत ध्वनि की तीव्रता का स्तर जो होता है 30 से 60 डेसिबल होता है। सोते हुए व्यक्ति को जागने के लिए 50 डेसिबल की ध्वनि पर्याप्त होती है, और 80 डेसिबल को शोर में लगातार रहना हानिकारक सिद्ध होता है, और 90 डेसिबल किसी शोर को बर्दाश्त करने की अधिकतम सीमा है। ठीक है, चलिए। सोलेक्सो होता है, सोलेक्सो क्या होता है बताइए। सोलेक्सो, सोलेक्सो क्या है, ये नाम सुने हैं। सोलेक्सो पता है, एक सौर रिक्शा है। ये क्या है, सोलेक्सो जो होता है ये सौर रिक्शा होता है। ठीक है, ये क्या होता है, सोलेक्सो एक पर्यावरण मित्र तिपहिया वाहन है। पर्यावरण मित्र जो है ये 3 पहिया वाहन है सोलेक्सो। यह आंशिक रूप से पैडल तथा आंशिक रूप से विद्युत ऊर्जा से चालित है। इसे विद्युत ऊर्जा के एक बैटरी द्वारा उपलब्ध कराई जाती है जो कि सौर ऊर्जा से यह चार्ज होती है। पैडल ही मार सकते हैं, या तो इसमें क्या है, इसमें थी विद्युत ऊर्जा से यह चलती है। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, तो कौन सा है जो इसमें रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, बताइए। क्या प्रिज्म से गुजरने वाले पर श्वेत प्रकाश का तरंगों में होता है, क्या रासायनिक है, नहीं। ये तो बहुत ही फिजिक्स वाला नियम है। सब्जियों को पकने पर उनका मुलायम हो जाना, ये जो है सब्जियों को जो पकती है ना और उनका मुलायम जो हो जाता है, वो क्या है, हमारा एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। देखिए कैसे होता है कि यह रासायनिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें कारक को हटा देने पर रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेना वाला पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ सकता है। ऐसे कि कारक को अगर हटा भी देंगे ना तो अपने पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ सकता है। ठीक है, तथा अर्थात रासायनिक प्रक्रिया अस्थायी एवं सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होती है। अतः सब्जियों को पकाने पर उनका जो मुलायम हो जाता है, जो एक रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन से जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है, कौन सा है जो जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता है, कौन, आयरन, लेड, मैग्नीशियम या एल्युमिनियम। तो जल के साथ जो अभिक्रिया नहीं करता है वो आपका है लेड। क्या है, सीसा। लेड जो है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, बाकी आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम जो है करता है। यहाँ देखिए
कि धातुएं जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एवं प्लेटिनम जल या भाप से बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती। मैग्नीशियम ठंडे से मैग्नीशियम जो होता है ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता, हालांकि यह गर्म जल से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। ठीक है। धातुएं जैसे कि एल्युमिनियम, लोहा, जस्ता ठंडे गर्म जल दोनों से अभिक्रिया नहीं करता, हालांकि ये भाप भाप से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन का निर्माण करता है। ठीक है। जैसे मैग्नीशियम हो गया ना, वो ठंडा से नहीं करता है, वो गर्म से करता है। जैसे इसी तरह अगर हम बात करें, ये एल्युमिनियम लोहा सब में क्या है, एक गर्म से ना होकर ठंडा में यह करता है, सॉरी भाप से करता है। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है कि कांच पर उत्कीर्ण इट्स, उत्कीर्ण क्या बोलते हैं, इट्स बोलते हैं, किया या खरोचा जा सकता है। जैसे कांच पर अगर हम उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है, किससे, कांच पर। अगर कांच को काटते हैं ना, तो क्या किया जाता है, देखिए इसमें है, अगर उसमें जो ऐसा देखते हैं ना, इतना पेंसिल टाइप का रहता है, आगे में से काटने वाला रहता है, तो उसमें देखिए, उसमें शायद हीरा का रहता है। हीरा भी मतलब ओरिजिनल हीरा, कि हीरा कितने प्रकार होता है वो रहता है। तो उसमें देखिएगा शीशा पर सुता के सीधा ऐसे हाँ, कट जाता है, तो ये टूट जाता है। तो एक हीरा से हो गया। इसी प्रकार हम कह रहे हैं हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से भी ये चीज हो सकता है। ठीक है। एक बार ये से तो नहीं होता है, और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से भी नहीं होता है। ठीक है। यानी कि हीरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से यह होता है। तो यानी दो, सॉरी एक और दो ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर अगला, हीरे का उपयोग कांच को काटने तथा उस पर उत्कीर्ण करने या खरोचने में होता है। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग भी कांच पर उत्कीर्ण करने एवं खरोचने में होता है। कांच हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलनशील सिलिकेट बनता है। यही कारण है कि हाइड्रोफ्लोरिक का भरण कांच के भीतर बर्तनों में ही नहीं किया जा सकता। इसीलिए क्या आता है, इसको कांच के बर्तन में इसको भंडारण नहीं कर सकते हैं। किसको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है, आप लोग जानते होंगे, यह बहुत सवाल चलते आ रहा है। तो नोबेल गैस जो है, ये है आपका हीलियम। एक ही नहीं है, और है, हम बताएंगे। ठीक है, हिम्मत रखिए। ये नोबेल गैस श्रेणी में आपका हीलियम आता है। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, आवर्त सारणी के जो समूह 18 में है, उसमें 6 तत्व है। जैसे कि आपका हो गया हीलियम हो गया, आप जो पूछे थे, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। ये सभी क्या है, सामान्य ताप पर रासायनिक रूप से अक्रिय गैस है, नियोन गैस है। देखिए कौन कौन सा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है, ये अक्रिय गैस है। ये गैसें उत्कृष्ट धातु जैसे कि प्लेटिनम, गोल्ड के समान मुक्त अवस्था में पाई जाती है। इनमें रासायनिक क्रियाशीलता का अभाव है, अतः ये उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस के नाम से कहते हैं, जाना जाता है। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है, बताइए। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा प्रचुरता में पाया जाता है कौन सा, सेल्यूलोज। ठीक है। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में जो पाया जाता है आपका सेल्यूलोज है। ऐसा क्यों, देखिए यहाँ पे, सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। जो कौन है, सेल्यूलोज है। यह एक पॉलीसेकेराइड है, इसका शुद्धतम प्राकृतिक रूप जो है कपास है। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है। निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है, हाईएस्ट फ्यूल वैल्यू होता है, तो किसका होता है, बताइए। तो आप जानते होंगे अभी हाइड्रोजन जो है, इसका अधिकतम मान होता है, फ्यूल होता है, हाईएस्ट फ्यूल। ऐसी सब तो सब चलाने के बाद कहा जा रहा है ना कि हाइड्रोजन से चलने वाला, हाइड्रोजन से चलने वाला। चलिए इसी को है, यहाँ देखिए, किसी ईंधन का ऊष्मीय मान ऊष्मा की वह मात्रा जो उस ईंधन के 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलने के पश्चात प्राप्त होती है। जैसे कि ऑक्सीजन को 1 ग्राम जलाए, कितना उसमें मतलब आपका और क्या बोलते हैं, मतलब ईंधन मतलब जला और ऊष्मा में निकला, उसको जलाने की जो मात्रा होता है ना, मतलब कि नापने का उस तरह मापते हैं।
ईंधनों में हाइड्रोजन ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में तथा उच्च तापमान करने वाले ज्वालकों में किया जाता है। हाइड्रोजन गैस जो होता है 150 और चारकोल का 33 और प्राकृतिक गैस का जो होता है 33 से 50 तथा गैसोलीन का 50 ईंधन मान होता है। हाइड्रोजन का 150 है, याद रखिएगा, और चारकोल का 33। माइक्रोवेव जो ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का प्रयोग किया होता है उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोवेव जो ओवन हम लोग खाना बनाता है ना लोग, तो उस जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैग्नेट्रॉन ट्यूब। क्या बोलते हैं? मैग्नेट्रॉन ट्यूब। यहाँ पर देखिए, मैग्नेट्रॉन ट्यूब अधिक शक्ति की सूक्ष्म तरंगे पैदा करने वाली एक निर्वात नलिका है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की धारा पर चुंबकीय क्षेत्र की संक्रिया सूक्ष्म तरंगों उत्पन्न की जाती है। आजकल इनका जो उपयोग है ना वो माइक्रो ओवन में किया जाता है। ठीक है, मैग्नेट्रॉन ट्यूब का। मादा एनाफिलिस को मादा क्यूलेक्स के अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। मादा एनाफिलिस को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। बताइए कहाँ पर बैठती है? तो ये जो है ना, ये बैठती है आपका अंध स्तर सबस्ट्रॉम के साथ एक कोन पर। कहाँ बैठती है? ये बैठती है अंध स्तर, जिसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रॉम के साथ एक कोन पर बैठती है। ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि मादा एनाफिलिस को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि अंध स्तर के साथ एक कोन पर बैठती है। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो मच्छरों की 3500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है एवं उनके 3 प्रमुख प्रजातियों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि आपका हो गया कौन सा, क्यूलेक्स, एनाफिलिस तथा एडिस। प्रत्येक जीनस एक विशिष्ट परजीवी मध्यवर्ती मेजबान के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त भी इसमें भोजन श्रृंखला आकार आवास आदि की यह होती है। ठीक है, चलिए। प्रोटीन संश्लेषण जो फोटो प्रोटीन सिंथेसिस होता है निम्न कोशिकांगों यानी सेल ऑर्गेनिज्म में किन भूमि किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रोटीन संश्लेषण में कोशिकांगों में किन की भूमिका सबसे अधिक है? तो ये जो है ना वो आपका है किसका, अंतःप्राद्रावी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम का है, इसका सबसे ज्यादा होता है। चलिए, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? फंक ने किसका आविष्कार किया था? तो आविष्कार किया था विटामिन का। किसका आविष्कार किया था? तो विटामिन का आविष्कार किया था। हमारा जो लैपटॉप है उस चार्ज हो डिस्चार्ज हो रहा है, इसीलिए जल्दी करने का प्रयास करें। ठीक है, सिर्फ आंसर। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है आपका एलियोवेली। क्या है, कौन सा है फेफड़ों में? एलियोवेली। आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको टेलीग्राम में डाल देंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित है, कहाँ पे है? पीयूष यानी जो पिट्यूटरी ग्रंथि है वो कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपका मस्तिष्क में। ठीक है, तो चलिए आज के सवाल यहीं पर समाप्त हुए। और किन्हीं को वीडियो लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तो धन्यवाद आप सभी को एक बार फिर से। झारखंडी जोहार।